हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4, जिसका नाम है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या आ गया, कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे एनर्जी सोर्स जो कि एग्जॉस्टेबल हो जाए, मतलब अगर हमने इनको एक बार यूज कर लिया तो इसके बाद इनको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल बोले जाते हैं। इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसी तरह से नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं, तो रिन्यूएबल हम इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि अगर हम एक बार इनको यूज कर ले तो फिर हम इनको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं और ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते हैं टाइम के साथ। जिसमें आ गया सन, वाटर, विंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मेरा अगला आता है फ्लूइड डायनेमिक्स एंड पावर इन विंड। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहला जो इक्वेशन आती है वो आती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी फ्लक्स हो वो डिफाइन करना हो। तो फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका, अभी सपोज करो कि वो क्वांटिटी क्यू है। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी है वो फ्लो करनी चाहिए और उसकी जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्लो करनी चाहिए, जैसे कि उसकी मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सपोज किया है कि लेट रो, तो ये जो सिंबल है इसको हम रो बोलते हैं। सो लेट रो बी द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ दिस क्वांटिटी। सो इन फ्लूइड डायनामिक्स द क्वांटिटी इक्वेशन स्टेट्स दैट, अब यहाँ से हमने क्वांटिटी इक्वेशन को समझा है कि क्वांटिटी इक्वेशन क्या बताती है। क्वांटिटी इक्वेशन बताती है कि द रेट एट विच मास एंटर अ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट एट विच मास लीव द सिस्टम प्लस द एक्यूमुलेशन ऑफ मास। मतलब जिस रेट से मास किसी भी सिस्टम पे एंटर कर रहा है वो इक्वल होना चाहिए जिस रेट से वो एग्जिट कर रहा है उस सिस्टम को, और जो मास वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है। तो वहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है कि डेल रो अपॉन डेल टी प्लस ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम लोग डेल बोलते हैं, ऐसे ही इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, रो यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जो रो है वो मैंने बताया था कि वॉल्यूम डेंसिटी है, टी यहाँ पर टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं, और यू जो है वो मेरी फ्लो वेलोसिटी है। बेसिकली जो मेरे फ्लो चल रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को हम यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये जो हम फ्लूइड बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम फ्लो बता रहे हैं, अगर ये इनकम्प्रेसिबल हुआ, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा यू का वो जीरो होगा। तो कहीं पर भी क्वांटिटी इक्वेशन आए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला याद रखना कि अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो कैसे इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस एंड आइडियल फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। तो किसी भी फ्लूइड का जो, बेसिकली बोल सकते हो कि जैसे रेजिस्टेंस काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसे ही विस्कोसिटी काम करती है फ्लूइड डायनामिक्स में। तो ये एक रेजिस्टेंस होती है जो अगर हम फ्लूइड को आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस लगेगी उसकी तरफ, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा फ्लूइड है या फिर जो टाइप्स ऑफ फ्लो है, ये मेरे बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और ये पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला मेरा होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो का मतलब है कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि फ्लूइड की वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वो चेंज नहीं होगी, तभी वो उसको स्टेडी बोलते हैं, मतलब रुकी हुई है कहीं पर। अनस्टेडी में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, मतलब जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है मेरा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, मतलब जो भी मेरे फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो एक ही लाइन में फ्लो करेंगे। उसी तरह से जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें एक जिग जैग ऐसे करके एक जिग जैग कॉन्फ़िगरेशन रहती है मेरी फ्लूइड के पार्टिकल्स की। तो ये हो गया मेरा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। फिर आता है मेरा रोटेशनल एंड रोटेशनल, जिसके नाम से ही पता चल रहा है। रोटेशनल में क्या होता है, जो भी मेरे फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेंगे ही, जैसे लेमिनार में कर रहे थे, लेकिन वो रोटेट भी करेंगे अपनी एक्सिस के अराउंड। मतलब अगर उनकी ये सपोज करो एक्सिस होगी तो इसके अराउंड वो रोटेट भी करेंगे। तो ये हो गए मेरे रोटेशनल, और ए रोटेशनल इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब वहां पर कोई भी रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है कंप्रेसिबल है इनकम्प्रेसिबल, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। तो कंप्रेसिबल में क्या होगा कि इसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, और इनकम्प्रेसिबल में जो उसकी डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तभी वहां पर जो हम डाइवर्जेंस ले रहे थे अपनी वेलोसिटी का वो जीरो आ रहा था इनकम्प्रेसिबल में। ठीक है, और कंप्रेसिबल में डेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी। फिर आते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स, जैसे कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का क्या मतलब है? वन डायमेंशनल का मतलब है कि इसमें एक ही कोऑर्डिनेट होगा। जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, तो उसको हम वन डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। अगर उसमें दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस सिस्टम होंगे तो उसको टू डायमेंशनल बोलेंगे, और अगर थ्री कोऑर्डिनेट होंगे तो हम उसको थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। बेसिकली डायमेंशनल का मतलब है कि उसके पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है,
फिर आता है मेरा सिक्स्थ कैटेगरी, जिसमें आता है सबसोनिक फ्लो, सोनिक एंड सुपरसोनिक। क्यों ये वाला जो फ्लो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि सबसोनिक में जो m है वो लेस देन 1 है। अब ये m का क्या मतलब है? m का मतलब होता है मैच नंबर। तो नॉर्मल अगर हम बात करें कि फ्लूइड डायनामिक्स से हटा के, तो मैच नंबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स में मैच नंबर का मतलब होता है जो मेरा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा फ्लूइड हो गया, तो फ्लूइड की वेलोसिटी अपॉन जो स्पीड ऑफ साउंड होगी उस फ्लूइड में, तो ये होता है मेरा मैच नंबर। मतलब मेरी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अपॉन उसका जो स्पीड होगा साउंड में वो, ठीक है। तो यहाँ पर सब सोनिक में क्या होगा, मैच नंबर लेस देन 1 होगा, सोनिक में इक्वल टू 1 होगा और सुपर सोनिक में ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस कैटेगरी से हम मैच नंबर से अपने फ्लो को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आता है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। तो देखो ये जो Fe लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्राउडी नंबर। फ्राउडी नंबर क्या होता है? फ्राउडी नंबर होता है रेशियो ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली फोर्सेस जो होती हैं इनर्शिया की वजह से और जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्सेस होती है, अगर हम उसका रेशियो ले लें तो ये मेरा फ्राउडी नंबर होता है। और अगर ये लेस देन 1 है तो ये सब क्रिटिकल है, इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल, और ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो ये याद रखना कि मैच नंबर और ये क्रिटिकल जो फ्लो है ये कैसे कैसे हो रहे हैं। अब मेरी विंड की बात करें, मैंने फ्लूइड डायनामिक्स खत्म कर दी यहाँ पर। अब मेरी आती है विंड। तो विंड के अकॉर्डिंग बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। जो सबसे पहला पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है टिप स्पीड रेशियो। तो अब ये रेशियो क्या है? ये रेशियो होता है मेरी स्पीड ऑफ रोटर की ब्लेड टिप्स। तो जैसे विंड टरबाइन जो होता है वहां पर क्या यूज होते हैं, वहां पर रोटर ब्लेड यूज होते हैं, बेसिकली ब्लेड्स यूज होते हैं। तो जब ये जो मान लो कि यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे ब्लेड यूज हुए हैं, ठीक है। और जब मेरी जो विंड है वो इन ब्लेड्स पे आके स्ट्राइक करती है तो ये ब्लेड्स क्या करते हैं, ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं। तो इन्हीं रोटर ब्लेड्स की जो टिप होती है उसका अगर हम उसकी स्पीड का अगर हम रेशियो ले लें मेरी स्पीड ऑफ विंड के साथ, तो वो मेरा होता है टिप स्पीड रेशियो। अब क्योंकि हम रोटर की ब्लेड का टिप का जो स्पीड है वो ले रहे हैं, इसलिए वहां से मेरा टिप आया, और क्योंकि ये दो स्पीड का रेशियो है इसलिए इसको टिप स्पीड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आता है मेरा पिच का एंगल, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो पिच एंगल होता है मेरा एंगल, मेरी विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो डायरेक्शन, और एक ऐसा डायरेक्शन जो कि मेरे प्लेन ऑफ ब्लेड, मतलब जहां पर मेरे ब्लेड्स होंगे उस पर जो प्लेन लगेगा, अगर उसका वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा, उन दोनों का जो बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग पिच एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है पिच कंट्रोल। तो पिच कंट्रोल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है। पिच कंट्रोल का मतलब क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारी विंड जा रही है, जैसे कि अगर विंड बोल सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो तुम अगर तुम्हारा टरबाइन जो है वो, अगर तुम्हारे जो टरबाइन के जो ब्लेड्स है अगर वो वेस्ट में है, तो तुम्हारा पिच कंट्रोल में क्या करोगे कि तुम जो टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे उसको क्या करोगे, उसको ईस्ट में कर दोगे, ताकि जो विंड है वो मेरे टरबाइंस या ब्लेड्स में सही से पहुंचे। तो कंट्रोलिंग द पिच बाय टर्निंग द ब्लेड, ठीक है। फिर आता है नेसल। तो नेसल क्या होता है? एक ऐसी असेंबली जिसमें, मतलब एक कलेक्टिव टर्म होता है नेसल, जिसमें विंड टरबाइन गियर्स ये सब आ जाते हैं, ठीक। फिर आता है मेरा यॉ कंट्रोल। तो जैसे पिच कंट्रोल था वैसे ही यॉ कंट्रोल है। यॉ कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ ओरिएंटिंग द एक्सिस ऑफ विंड टरबाइन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब मेरी जो विंड टरबाइन की जो एक्सिस होगी वहां पर हम रोटर के ब्लेड्स को विंड के डायरेक्शन में कर रहे थे, यॉ कंट्रोल में हम अपनी जो विंड की जो एक्सिस होगी उसको हम विंड के डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। फिर आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आता है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मेरे अर्थ के कोर के अंदर होती है, जो मेरे अर्थ के अंदर होती है, उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए और बाकी और भी चीजों के लिए। तो द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज जियोथर्मल। और ये रेन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब इसको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, ये इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। अब इसी में जैसे हमें जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करना है तो बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो होता है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, तो जियोथर्मल जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे पूछते हैं पेपर में कि कैसे हम जियोथर्मल एनर्जी से पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट सिस्टम यूज फॉर जनरेटिंग द पावर। तो सबसे पहला आता है वेपर डोमिनेटेड। वेपर डोमिनेटेड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली स्टीम को यूज करते हैं अपने पावर प्लांट को, मतलब बोल सकते हो कि वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना यहाँ पर कि प्रोडक्शन वेल है, प्रोडक्शन वेल का मतलब होता है कि जहां पर भी अर्थ के नीचे जहां पर भी हमें बोल सकते हो जियोथर्मल फ्लूइड मिलेगा, वहां से हमने प्रोडक्शन वेल से हमने ड्राई स्टीम ली। मैंने बताया ना कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, मेरे अर्थ के अंदर एनर्जी होती है जो कि हीट के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से हमने ड्राई स्टीम अपनी प्रोडक्शन वेल से ले ली, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि जियोथर्मल वेल से ले ली। उसके बाद हमने इसको एक वेल्व से भेजा। वेल्व से क्यों भेजा?
भेजा, ताकि वाल्व का काम होता है कि इस ड्राई स्टीम को हम लोग आगे भेजें, और अगर जब हमारी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तब हम इस वाल्व को बंद कर देंगे, तो ये जो ड्राई स्टीम है ये इसके आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, फिर आता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का काम क्या होता है कि ये जो मेरी स्टीम है उसमें से जो भी पर्टिकुलर बोल सकते हो कि इम्प्योरिटीज़ होंगी या फिर ऐसी चीज़ जो स्टीम के अलावा है, वो यहाँ पर मेरे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में हट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेरी स्टीम है, फ्रेश स्टीम जिसको बोल सकते हो, वो मेरी टरबाइन में जाएगी, जो कि टरबाइन किससे जुड़ा है, जनरेटर से। तो यहाँ से मुझे 3 फेज सप्लाई के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, मतलब मुझे पावर तो मिल गई। अब मैं क्या करूँगी, जैसे हम लोग पहले वाली यूनिट्स में भी कर रहे थे कि जैसे हमने स्टीम टरबाइन से जो भी हमें स्टीम मिली, जो यूज स्टीम थी बोल सकते हो, उसको हमने कंडेंसर से भेजा, और कंडेंसर में क्या कर रहे हैं, हम कूलिंग वाटर पंप लगा रहे हैं। तो कंडेंसर में क्या होगा कि ठंडा ठंडा पानी जाएगा और जो मेरी स्टीम है उसको ठंडा करके वाटर में चेंज कर देगा। ठीक है, बोल सकते हो। अभी इस केस में क्या होगा, वाटर में चेंज करेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसको क्या करेगा, इसको वाटर में चेंज करके इधर से दोबारा मेरे इधर भेज देगा। री इंजेक्शन वेल क्यों कर रखा है, री इंजेक्शन वेल जैसे हम लोग पहले भी देख रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जो भी मटेरियल है उसको यूज करने के बाद दोबारा डाल देते हैं वापस, ताकि हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिले। तो यहाँ से हमने स्टीम ली, उसके बाद हम लोग उसको कंडेंसर से भेज के दोबारा हमने यहाँ पर री इंजेक्शन वेल में डाल दिया, ताकि हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिले। ठीक है, अब जो मैंने समझाया है वो मैंने नीचे भी लिख दिया है एक एक करके कि हम लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं, वो समझ लेना। मैंने जो समझाया था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा आता है मेरा लिक्विड डोमिनेटेड। लिक्विड डोमिनेटेड का मतलब क्या है, लिक्विड डोमिनेटेड में जैसे वेपर डोमिनेटेड में हम लोग स्टीम यूज कर रहे थे, लिक्विड डोमिनेटेड में हम लोग कुछ लिक्विड यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे क्या आते हैं, यहाँ पर अ मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम। तो लिक्विड डोमिनेटेड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिक्विड यूज करते हैं, तो लिक्विड की जगह हम लोग गर्म पानी का यूज करते हैं और स्टीम का। ठीक है, तो लिक्विड डोमिनेटेड में मेरे दो सिस्टम्स आते हैं, एक आता है फ्लैश्ड स्टीम और एक आता है बाइनरी साइकिल। तो फ्लैश्ड स्टीम में क्या होता है, फ्लैश्ड स्टीम में देखो, अब इसको फ्लैश्ड क्यों बोला गया, फ्लैश्ड इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्लैश चैम्बर का यूज करते हैं। देखो कैसे होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड डोमिनेटेड, तो यहाँ पर सिर्फ स्टीम जियोथर्मल फ्लूइड नहीं होगा। यहाँ पर जो ये जो जियोथर्मल फ्लूइड दिख रहा है ये मेरी स्टीम होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ वाटर भी होगा, जिसको हम लोग अभी के लिए ब्राइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन वेल से अपना वाटर और स्टीम लिया, उसके बाद मैंने इसको फ्लैश चैम्बर से भेजा। अब फ्लैश चैम्बर का काम क्या होता है, फ्लैश चैम्बर का काम होता है कि वाटर और स्टीम को अलग करना। तो यहाँ से जो मेरा हॉट ब्राइन था वो मैंने अलग कर दिया और स्टीम मेरी यहाँ चली गई। अब वही फंक्शन दोबारा होगा कि स्टीम मेरी टरबाइन में गई, टरबाइन से जनरेटर में गई, कूलिंग टावर से कंडेंसर ने लिया और वो कंडेंसर ने दोबारा री इंजेक्शन वेल में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ हॉट ब्राइन का एज सच कोई मतलब नहीं है, तो हॉट ब्राइन मेरी पंप के थ्रू दोबारा री इंजेक्शन वेल में चली गई। ठीक है, मतलब वही चीज है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम स्टीम के बजाय स्टीम और हॉट ब्राइन दोनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे पहला फ्लैश्ड स्टीम। अब ये मैंने जो समझाया है मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आता है मेरा दूसरी कैटेगरी जो कि क्या आती है, जो कि आती है बाइनरी साइकिल। अब बाइनरी साइकिल में क्या होता है, बाइनरी साइकिल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जियोथर्मल फ्लूइड लेते हैं अपने प्रोडक्शन वेल से। ठीक है, उसके बाद मैंने वेल से इसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। अब ये हीट एक्सचेंजर का क्या काम है और इसका मतलब क्या है, देखो हीट एक्सचेंजर एक ऐसी बोल सकते हो ऐसी डिवाइस होती है जिसमें पहले से कोई लिक्विड या कोई भी हम लोग मटेरियल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने, जैसे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने आइसोब्यूटीन या फिर फ्रियोन लिया है। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइसोब्यूटीन या फ्रियोन कोई भी एक, मान लो कि कोई भी हमने एक ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो गरम गरम प्रोडक्शन वेल से जो भी जियोथर्मल फ्लूइड आएगा वो मैंने हीट एक्सचेंजर में भेजा। अब ये जो गर्म फ्लूइड है ये अपनी हीट क्या करेगा, ये आइसोब्यूटीन या फिर फ्रियोन को ट्रांसफर कर देगा। तो हीट एक्सचेंजर याद रखना कि हीट एक्सचेंजर का काम होता है, एक्सचेंजर का मतलब क्या है, एक्सचेंजर का मतलब है किसी चीज को एक्सचेंज करना या फिर बदलना। तो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, अपनी जो भी जियोथर्मल फ्लूइड जो है उसकी जो हीट है वो आइसोब्यूटीन या फ्रियोन को एक्सचेंज कर देगा। उसके बाद वो जो मेरे आइसोब्यूटीन या फ्रियोन है वो क्या होंगे, उनकी वेपर बनेगी। तो ये जो वेपर है ये टरबाइन में जाएगी और टरबाइन को घुमाएगी, वहां से मेरा जनरेटर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और कंडेंसर से मैं इसको री इंजेक्शन वेल में दोबारा डाल दूंगी, जो हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक चीज याद रखना, इसको बाइनरी साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंडेंसर के बाद जो मुझे दोबारा से जो फ्रियोन और आइसोब्यूटीन मिले वो मैं क्या कर रही हूँ कि वो मैं पंप के थ्रू दोबारा यहाँ पर इसमें भेज दे रही हूँ। ठीक है, तो मुझे दोबारा आइसोब्यूटीन या फ्रियोन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, वही चीज मैंने नीचे लिख दी है। अब इसमें एप्लीकेशन है कि जियोथर्मल एनर्जी के एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत से एप्लीकेशन है, जैसे कि सीव से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन तो हम लोगों ने देख ही लिया, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं जियोथर्मल एनर्जी के।
ठीक है, अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। अब इसका क्या मतलब है, देखो जियोथर्मल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में डिफरेंस क्या होता है। एक तो हम लोग को डिफरेंस पता ही है कि इनएग्जॉस्टिबल सोर्स होता है, मतलब कि टाइम के साथ एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से जो थर्मल होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या है, वो हीट पे काम करता है, तो ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबल होगा। ये मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, ये लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फिर है कि ये अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये अर्थ के अंदर की जो हीट है वो ले रहा है ना। तो हो सकता है बहुत से डेंजरस केसेस में हो सकता है कि अर्थक्वेक के चांसेस हो, और यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर ये पावर जनरेशन के लिए बेसिकली यूज होता है और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। अब यहाँ पर सेटअप कॉस्ट हाई होती है क्योंकि जो जियोथर्मल बेसिकली बोल सकते हैं, जो टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो भी पूरा जो भी सेटअप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का होता है, और यहाँ पर लो कॉस्ट का होता है। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके लेस फ्लेक्सिबल है। क्यों लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस है, और यहाँ पर मोर फ्लेक्सिबल हो गया। फिर स्पेसिफाइड एरियाज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया से ही जियोथर्मल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक स्पेसिफाइड एरिया रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब आता है मेरा OTEC। तो ये भी जैसे इस पूरी यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जियोथर्मल है और OTEC है। अब OTEC क्या है, OTEC हम लोग बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करते हैं। अब टेम्परेचर डिफरेंस से क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब है कि अगर हम लोग सी का एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो सी में क्या होगा कि जो पानी मेरा एकदम गहराई में होगा, एकदम बॉटम में होगा, वो पानी मेरा ठंडा होता है, और जो पानी मेरा ऊपर जो सरफेस पे होता है वो पानी मेरा गर्म होता है मेरे बॉटम के कंपैरिजन में। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम लोग यूज करते हैं अपने हीट इंजन को बेसिकली ऑपरेट करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है, बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं पावर जनरेशन में। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि टाइप्स ऑफ OTEC। मतलब OTEC क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो पानी मेरा बॉटम पे है वो पानी मेरा ठंडा है कंपैरेटिवली किससे, जो पानी मेरा सरफेस पे है। तो OTEC में भी दो सिस्टम आते हैं, तो ये दोनों सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है क्लोज साइकिल सिस्टम, या जिसको हम लोग एंडेंसर साइकिल सिस्टम कहते हैं, और ओपन साइकिल जिसको हम लोग क्लॉडे साइकिल कहते हैं। अब क्लोज साइकिल या एंडेंसर में क्या होता है, मैं डायग्राम से डायरेक्टली समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि वाटर फ्रॉम सी सरफेस। तो हमने क्या किया कि हमने जो सी सरफेस का पानी था, जो कि अभी मैंने बताया कि जो बॉटम के कंपैरिजन में गर्म होता है, उस पानी को हमने पंप के थ्रू अपने हीट एक्सचेंजर में भेज दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हीट एक्सचेंजर में मैंने बताया था कि हीट एक्सचेंजर का काम होता है कि हीट को एक्सचेंज करना। तो उसने क्या किया, उसने हीट को एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमने फ्रियोन के वेपर्स ले रखे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी मेरा गर्म पानी होगा उसने अपनी हीट को एक्सचेंज कर दिया मेरे फ्रियोन्स के वेपर में। यहाँ से जो मेरी फ्रियोन के गर्म वेपर बने वो क्या हुए, उन्होंने टरबाइन को बेसिकली रोटेट किया, और यहाँ से जनरेटर के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ठीक है, वही चीज़ जो हमने जियोथर्मल में पढ़ी थी। फिर वहाँ से मुझे कंडेंसर के थ्रू क्या हुआ कि कंडेंसर में मैंने बताया था कि कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में मुझे ठंडा पानी चाहिए होता है ताकि मैं अपने जो स्टीम है उसको कन्वर्ट कर सकूं किसमें, अपने दोबारा से जो भी मेरा पहले मटेरियल था उसमें। तो यहाँ से जो हम ठंडा पानी लेंगे वो ठंडा पानी कौन सा होगा, वो मेरी वाटर होगा, मेरे बेसिकली सी के जो हम लोग नीचे वाले पानी की बात कर रहे थे, जो बॉटम की बात कर रहे थे ना, वो। तो यहाँ पर हमने दोनों वाटर को यूज कर लिया ना कि सी सरफेस की वाटर जो भी गर्म पानी था उसको हमने हीट एक्सचेंजर से भेजा, हीट एक्सचेंजर ने अपनी हीट को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, मेरे फ्रियोन के साथ। फ्रियोन क्या हुआ, वेपर में चेंज हुआ, उस वेपर से टरबाइन घूमी और जनरेटर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। फिर मैंने इसको जो भी मेरी यूज थी वो मैंने कंडेंसर से भेजा। कंडेंसर में ठंडे पानी की जरूरत है, तो वहां पर हमने कोल्ड वाटर लिया। कहाँ से लिया, अपने बॉटम से लिया। ठीक, तो डेप्थ से हमने अपना कोल्ड वाटर लिया, यहाँ से मुझे दोबारा से लिक्विड फ्रियोन मिल गई, तो यहाँ से मुझे लिक्विड फ्रियोन दोबारा से मिल गई। मतलब अब ये क्लोज साइकिल क्यों है, क्योंकि लिक्विड फ्रियोन एक बार यूज होने के बाद दोबारा से मुझे मिल गई है। ठीक है, और यहाँ से सरफेस वाटर मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसने हीट इसको सप्लाई कर दी, तो अब इसका एज सच कोई काम नहीं है, ये यहाँ पर इससे दोबारा से वापस चला जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि इन दिस सिस्टम द वर्किंग फ्लूइड फॉर हीट इंजन यूज द फ्लूइड लाइक अमोनिया फ्रियोन 12 ब्यूटेन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था कि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो वर्किंग टेम्परेचर होता है सी वाटर का वो बहुत कम होता है। तो वार्म वाटर मैंने ओशन से लिया, ओशन के सरफेस से मैंने इसको सर्कुलेट करवाया हीट एक्सचेंजर में, जो कि बॉयलर का काम करेगा और फ्रियोन की वेपर को बनाएगा। जैसे मैंने समझाया वही लिखा है। ये जो वेपर है ये एक्सपैंड करेंगे टरबाइन में, और ये मैकेनिकल पावर को जनरेट करके मुझे इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। अब ये जो फ्रियोन की वेपर है टरबाइन से, वो मेरी कंडेंस होगी कंडेंसर में, और कहाँ
कैसे कंडेंस होगी? ठंडे पानी की वजह से। वो ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा? वो ठंडा पानी मिलेगा मेरी ओशन की डेप्थ से, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि क्लोज साइकिल ओटीईसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो 2 से 3% होती है, ठीक है। फिर आता है मेरा ओपन साइकिल या क्लॉडी साइकिल। तो इसका भी मैं डायरेक्टली डायग्राम समझाती हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी मेरा वार्म वाटर था ओशन के सरफेस से, वो वाटर मैंने ले लिया, ठीक। तो यहाँ से मैंने अपना पानी ले लिया, ठीक है। फिर मैंने इसको भेजा डी रेटर से। अब डी रेटर का काम क्या होता है? डी रेटर का काम बेसिकली होता है कि जो भी हार्मफुल चीज़ें होंगी मेरे वाटर के अंदर, जो कि क्या करेंगी, जो कि मेरे ये जो पूरा सेटअप है इसको खराब कर सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हटा देगा। बेसिकली इसका काम भी वैसे समझ लो फ्लैश चैम्बर की तरह कि ये चीज़ों को अलग कर देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, डी रेटर ने मेरी कुछ गैसेस को हटा दिया, नॉन कंडेंसेबल गैसेस को इसने बाहर कर दिया, जो मेरे जो पूरा सेटअप है उसको खराब कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरी नॉन कंडेंसेबल गैसेस अलग हो गई। उसके बाद ये जो मेरा जो भी बोल सकते हैं जो भी फ्लूइड बचा, जो कि कंडेंसेबल गैसेस को नॉन कंडेंसेबल गैसेस को अलग करके बचा है, वो फ्लूइड मेरा फ्लैश इवेपोरेटर में गया है, जो कि फ्लैश इवेपोरेटर या फिर फ्लैश चैम्बर में गया है। उस फ्लैश चैम्बर का काम क्या होगा कि ब्राइन को अलग करना और स्टीम को अलग करना। तो ये जो ब्राइन अलग हुई है मेरी ओशन की डेप्थ में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो स्टीम है ये टरबाइन बनाएगी, टरबाइन में जाएगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, जनरेटर के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। अब ये जो एग्जॉस्ट स्टीम है ये मेरे कंडेंसर में जाएगी। वही चीज़ है कि कंडेंसर पे कौन यूज़ करेगा, कंडेंसर पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर कहाँ से आएगा, कोल्ड वाटर आएगा मेरी ओशन के डेप्थ से, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, मेरी ओशन में वापस से चला जाएगा, ठीक है। तो ओपन साइकिल, अब उसको क्लोज साइकिल इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पर जो हम लोग फ्रीऑन यूज कर रहे थे, वो फ्रीऑन क्या हो रहा था, वो फ्रीऑन मेरे वापस से इसमें चला जा रहा था। मतलब एक बार फ्रीऑन यूज हुआ और वो दोबारा से फ्रीऑन यूज हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको ओपन साइकिल कहते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिख दी है कि the water from the ocean surface is admitted to the deaerator to the flash evaporator which is maintained under high vacuum। और अगर ये जो ही मैंने समझाया वो मैंने यहाँ पर अपने और वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि डीरेटर में गया, फिर लिक्विड ब्राइन थी वो ओशन के डेप्थ में गई, स्टीम से मैंने टरबाइन चलाई, वहाँ से जनरेटर। उसके बाद कंडेंसर पे जो ठंडा पानी है वो ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, मेरे कोल्ड वाटर ओशन के डेप्थ से आ रहा है और वो वापस से मेरे ओशन में चला जा रहा है, ठीक है। अब आता है मेरी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेव एनर्जी कन्वर्जन। तो जो वेव्स देखी होंगी आप लोगों ने, पानी में देखी होंगी जो वेव्स बनती हैं, अब उससे हम लोग देखते हैं कि उससे हम लोग कैसे बनाते हैं अपनी पावर। तो ओशन वेव्स कैसे क्रिएट होती हैं, जब मेरी जो विंड है वो मेरी इंटरेक्ट करती है ओशन के सरफेस से। तो जो ओशन का सरफेस है अगर उससे ओशन की जो विंड होगी, मतलब जो विंड होगी अगर वो ओशन के सरफेस से इंटरेक्ट करेगी तो वहां पे मुझे ओशन वेव्स मिलेंगी। अब the energy transferred to the water by wind is kinetic as well as potential energy and it depends upon the wind speed। मेन यहाँ पर क्या है, मेन चीज ये है कि अगर कहीं पर भी, अगर वैसे तो आता नहीं है वेव एनर्जी, बहुत ज्यादा पूछते नहीं है पेपर में, अगर आता भी तो 2 नंबर में आता है, लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो वेव एनर्जी से याद रखना कि जब भी मेरी जो विंड है वो मेरी इंटरेक्ट करेगी मेरे ओशन के सरफेस के वाटर के साथ, तो यहाँ पर मेरी वेव बनेगी। अब यहाँ पर क्या है कि जो मेरी विंड फ्लो कर रही है वो मेरी वेव के साथ, मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि जो मेरी विंड है जब वो इंटरेक्ट करेगी मेरे ओशन के पानी के साथ, सरफेस वाटर के साथ बेसिकली, तो वहां पर मुझे वेव मिलेगी। अब कैसे वेव बनेगी वो यहाँ पर बताया गया है कि जो विंड है मेरी वो एक प्रेशर को क्रिएट करेगी मेरे सरफेस वाटर पे। तो विंड ने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया मेरे कहाँ पर, प्रेशर क्रिएट करा मेरे सरफेस वाटर पे, और जो मेरी विंड है वो क्या करेगी, एक एक पार्टिकल को नीचे की तरफ ढकेलेगी, तो पुशेस डाउन ईच पार्टिकल विच अगेंस्ट कम अप। तो उसने क्या किया, मेरी विंड चली, विंड ने एक प्रेशर क्रिएट किया मेरे सरफेस वाटर पे, तो ये मेरा पानी है, विंड ने इस पे सरफेस क्रिएट किया और एक एक पार्टिकल को वो नीचे ढकेलती रही और पार्टिकल भी वापस से ऊपर आता रहा, ठीक है, विच अगेंस्ट कम अप। सो इट एक्चुअली मूव्स अप एंड डाउन। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है सर्कुलर पार्ट में, ठीक है। सो एनर्जी पार्टिकल पासिस ऑन इट्स मोशन टू द नेक्स्ट, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ पैटर्न विच वी सी एज अ वेव। तो यहाँ पर क्या होगा कि विंड ने क्या किया, विंड ने एक प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो नीचे गए, उसके बाद वो ऊपर आए एक साइक्लिक मैनर में, और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये पार्टिकल अपना जो मोशन है ऊपर और नीचे आने का ये दूसरे को ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये जो ट्रांसफर होगा ये एक पैटर्न बनाएगा और इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पैटर्न को हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेदन हो जाते हैं, क्योंकि क्यों स्ट्रेदन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नई विंड होती है, जो नई भी विंड पास होगी उससे ये और ज़्यादा स्ट्रेदन होते रहेंगे और अपनी एनर्जी को रिटेन करते रहेंगे जब तक मेरी विंड ना खत्म हो जाए। मतलब ये जो भी मेरी वेव्स बन रही हैं, जो नीचे ऊपर पार्टिकल जा रहा है और अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को एक दूसरे पे पास ऑन कर रहा है, तो ये जो मेरी विंड है ये स्ट्रेदन होती जाएगी। क्यों स्ट्रेदन होगी, क्योंकि जो नई विंड है वो पास हो रही है और
ये एनर्जी तब तक रहेगी जब तक मेरी जो विंड है वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, अब है द ओशन वेव एनर्जी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पीरियोडिक टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। और ये जो ओशन की वेव है इसकी एनर्जी इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि जो पार्टिकल है वो अप डाउन भी होते हैं और टू और फ्रो मोशन भी करते हैं। ठीक है, अब है इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट वाटर डज नॉट ट्रैवल विद वेव वाइल डिस्टर्बेंस ऑफ वेव ट्रैवल्स इन विंड। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो पानी है वो पानी मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर मूव क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वेव है या फिर जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हुई है वो विंड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, और दिस विंड डेवलप फॉर फ्यू सेकंड्स एंड गेट सुपर इम्पोज्ड ऑन ओशन वाटर। ठीक है, तो ये मेरी वेव एनर्जी कन्वर्जन हो गया। उसके बाद आता है मेरा फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेव वाला ज्यादा पूछा नहीं जाता पेपर में। इसके बाद जियोथर्मल और ओटीईसी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आता है मेरे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है कि टाइडल एनर्जी को अगर हमें यूज करना है तो वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, वाटर को हम लोग हाई टाइड पे स्टोर करेंगे, किसी भी डैम पे। तो हमने किसी भी डैम में अपने पानी को स्टोर कर लिया और फिर उस पानी को हम लोग रिलीज कर देंगे ताकि वो पानी क्या है, वो पानी मेरे टरबाइन को रोटेट कर सके। और ये हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे लो टाइड में। मतलब हमने हाई टाइड में अपने पानी को एक डैम पे स्टोर कर लिया और लो टाइड में अपने पानी को रिलीज कर दिया ताकि वो टरबाइन घूम सके। और यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिलती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब मेरे कंपोनेंट्स है मेरे टाइडल पावर प्लांट में। तो टाइडल पावर प्लांट ये से पूछते हैं कि टाइड को हम कैसे यूज कर सकते हैं और टाइड से हम कैसे, बेसिकली ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट। तो अब टाइडल पावर प्लांट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो होता है मेरा बैरेज, स्लूज गेट, टर्बाइन एंड बेसिन। बैरेज क्या है, बैरेज एक डैम है, जिस डैम पे हम लोग पानी को स्टोर कर रहे हैं हाई टाइड में, उस डैम को हम लोग बैरेज कहते हैं, जिसका हेड जो है वो लो होता है और उसमें कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर्स होते हैं कि वो लेस स्लोपी होना चाहिए, मतलब उसमें ढलान ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओशन के सरफेस की तरफ, क्योंकि हमने उसमें ही पानी को स्टोर करना है हाई टाइड में, तो उसमें स्लोप ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ओशन के साइड पे। ठीक है, और दूसरा होता है कि वो जो शॉक है उसको विथस्टैंड कर सके, मतलब जो भी टाइड आएंगी, जो भी विंड आएंगी, पानी का जो भी प्रेशर होगा उसको अगर वो सही से विथस्टैंड कर रहा है तो ये मेरी बैरेज की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट कम होनी चाहिए और वो लेंथ में छोटा होना चाहिए ताकि जो उसकी कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो कम हो सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, तो कॉस्ट के लिए हमें उसकी हाइट को और उसकी लेंथ को छोटे से छोटा रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर जो स्टील का है वो फाउंडेशन फ्रेम होना चाहिए, ताकि वही चीज है कि यहाँ पर जो भी बेसिकली बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर होगा, वो शॉक होगा, उसको विथस्टैंड करने के लिए। ठीक है, फिर आता है मेरा स्लूज गेट। स्लूज गेट क्या होता है, स्लूज गेट एक ऐसा गेट होता है, बेसिकली एक ऐसा गेट होता है जिसको हम लोग कोई मैकेनिकल मीन से हमें जरूरत नहीं होती इसको खोलने की या बंद करने की, वो वाटर के प्रेशर से ही खुल या बंद जाता है, तो एक ऑटोमेटिक गेट समझ सकते हो। ठीक है, टरबाइन यहाँ पर क्या है, कौन सा यूज करता है, टरबाइन यहाँ पर कैप्लन और बल टाइप, तो एक टाइप बोल सकते हैं कि टरबाइन का एक नाम होता है, बहुत सारी टरबाइन होती है, तो उसमें जो कैप्लन या फिर बल्ब टाइप टरबाइन होती है वो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं टाइडल पावर प्लांट में। ठीक है, फिर आता है मेरा बेसिन। तो बेसिन मेरा सिंगल, पेयर और मल्टीपल हो सकता है, तो बेसिन के अकॉर्डिंग मेरी वर्किंग ऑफ पावर प्लांट डिवाइड होती है। तो टाइडल पावर प्लांट दो बेसिन पे काम करता है, एक होता है सिंगल बेसिन, दूसरा होता है डबल बेसिन। सिंगल बेसिन का क्या मतलब होता है, सिंगल बेसिन का मतलब होता है कि वहां पर एक बेसिन होगा, तो ये मेरा बेसिन हो गया। ठीक है, ये मेरा बेसिन हो गया, ये मेरा डैम हो गया। डैम में क्या है कि मेरा पानी स्टोर हो रहा है हाई टाइड में, यहाँ पर मेरी टरबाइन लगी है और गेट भी यहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि ना टाइडल पावर प्लांट बेस्ड ऑन सिंगल बेसिन, द पावर हाउस इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ बेसिन। तो जहां पर भी पावर हाउस है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो मेरे बेसिन के एकदम पास होगी। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक टरबाइन है पावर हाउस में वो कब ऑपरेट करेगी, मैंने बताया था ऊपर कि टरबाइन तब ऑपरेट करती है जब मेरा वाटर का डिस्चार्ज होता है। तो वाटर कब डिस्चार्ज होगा, एप टाइड में या फिर लो टाइड में, और हाई टाइड में जो मेरा बेसन है वो क्या होगा, बेसन फिल्ड होगा। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज यहाँ पर लिखी है कि हाई टाइड में अपने बेसन को फिल करेंगे और लो टाइड में मेरा टरबाइन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है एक चीज और यहाँ पर, फर्दर द पावर जनरेशन कोइंसाइड ओकेजनली विद द पीक पावर डिमांड। और यहाँ पर क्या होता है, जो पावर जनरेशन होती है वो कोइंसाइड कर जाती है जितनी भी मेरी पीक पावर होती है उसके साथ, मतलब जितनी भी पीक पावर, जितनी मुझे डिमांड चाहिए उसके साथ मेरी जितनी भी पावर जनरेट होती है वो कोइंसाइड कर जाती है। ये जो प्रॉब्लम है डबल बेसिन सॉल्व कर देता है। तो ये मेरा सिंगल बेसिन हो गया। डबल बेसिन का मतलब क्या है, डबल बेसिन में दो बेसिन होंगे, तो यहाँ पर मेरा एक अपर बेसिन होगा, ये मेरा लोअर बेसिन होगा, तो ये मेरा बेसिन हो गया। अब यहाँ पर मेरा इनलेट स्लूस लगा रखा है, आउटलेट स्लूस मतलब ये मेरे स्लूस गेट है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, द सिस्टम हैज टू बेसिन एट डिफरेंट लेवल, अ डैम्प इज प्रोवाइडेड बिटवीन दीज बेसिन, इनलेट एंड आउटलेट स्लूज गेट आर प्रोवाइडेड इन द डैम एंड द वाटर लेवल इन द अपर बेसिन इज मेंटेन अबव द लेवल। और यहाँ पर क्या है कि जो पानी का लेवल है ऊपर वाले बेसिन पे वो ज्यादा रखा गया है मेरे लोअर वाले बेसिन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्या होगा कि व्हेन द वाटर लेवल इन द अपर बेसिन इज मैक्सिमम, जब मेरे पानी का जो लेवल है, मैंने बताया था कि हाई टाइड में क्या होगा, हाई टाइड में मेरा जो बेसिन है वो क्या होगा, वो फिल होगा। ठीक है, तो जब पानी का लेवल ऊपर वाले बेसन में मैक्सिमम होगा तो जो इनलेट स्लूस है उसको हम लोग बंद कर देंगे। पहले हमने इनलेट स्लूस को खोल रखा था ताकि पानी जो है मेरा फिल हो सके। जब पानी अपर बेसन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया तो हमने क्या किया, हमने इनलेट स्लूस गेट को बंद कर दिया और लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसन कीप्स ऑन राइजिंग। और जो लोअर बेसन था, मतलब जो नीचे वाला बेसन था, उसमें लगातार पानी बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेरा डिस्चार्ज हो रहा है पानी का टरबाइन के थ्रू। मैंने बताया था कि डिस्चार्ज कब होता है पानी का, लो टाइड में। तो जब मेरी लो टाइड पे डिस्चार्ज हो रहा है पानी का, उसी टाइम पे मेरा टरबाइन रोटेट भी कर रहा है, तो वो जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से मेरे लोअर बेसन में पानी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जब क्या होगा, जब मेरा पानी का लेवल लोअर बेसिन में इक्वल हो जाएगा, मतलब जो पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा मेरे ऊपर वाले अपर बेसिन से। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं सिंपल भाषा में समझा दूं। अपर बेसिन में पानी मैक्सिमम हुआ, ठीक है, इनलेट स्लूज को बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि नीचे वाले बेसिन में पानी बढ़ रहा है, पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और जब पानी का लेवल लोअर बेसिन में ऊपर वाले के इक्वल हो गया तो आउटलेट गेट को हम लोग ओपन कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे जब मेरा जो पानी का लेवल है वो मिनिमम लेवल पे पहुंच जाए, मतलब अपनी मिनिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से ये प्रोसेस चलने लगेगा, मतलब इनलेट स्लूज को हम लोग फिर से खोलेंगे और जो पानी का लेवल ऊपर वाले बेसिन में है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब वो दोबारा बढ़ने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इनलेट स्लूज गेट को क्लोज कर देंगे। फिर लोअर वाले बेसिन पे पानी फिर से बढ़ने लगेगा क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है मेरे टरबाइन की वजह से। तो इस तरह से मेरा डबल बेसिन काम करता है और यहाँ पर दो बेसिन होते हैं। एडवांटेज क्या होती है टाइडल पावर की, ये भी पेपर में पूछते हैं कि टाइडल पावर प्लांट की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मेरी कोस्ट लाइन को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी होती है ये इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टाइड का यूज कर रहे हैं अपनी पावर जनरेशन के लिए, तो ये भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिलायबली क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इट इज अनएफेक्टेड बाय चेंजिंग मूड ऑफ नेचर सच एज फेलियर ऑफ मानसून। तो यहाँ पर मानसून का ऐसा कोई रोल है नहीं कि अगर मानसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई तो हमें वो अपना जो भी आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा। और ये क्या है, पोल्यूशन फ्री। तो कहीं पर भी अगर रेन्यूएबल एनर्जी का सवाल आ जाए कि उसके एडवांटेज आता है तो ये तो पॉइंट याद ही रखना कि पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल है, रिलायबल है, ईजी है, ये सब पॉइंट्स तो उसमें रहेंगे ही। लिमिटेशन क्या है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। दूसरा है कि आउटपुट पावर वेरिएबल है। फिर है सी वाटर कोरोसिव होता है, कोरोसिव रहता है, मतलब वहाँ पर जंग लगने का जो है वो खतरा रहता है। फिर जो बेसन का सेडिमेंटेशन है, बेसिकली बेसन को जो कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मरीन लाइफ यहाँ पर इफेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन था सिलेबस में, तो मैं बता दे रही हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो वाटर की होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डैम में जो मेरा पानी है वो पानी मैं स्टोर करती हूँ, फिर उस पानी को हम लोग भेजते हैं गेट के थ्रू। उसके बाद वो पेन स्टॉक से मेरे टरबाइन में जाता है, टरबाइन से वो जाता है मेरे जनरेटर में, जनरेटर से ट्रांसफार्मर में, और वहाँ से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। उसके बाद जो भी यहाँ पर हमने वाटर यूज़ किया होता है वो हम दोबारा अपने ड्राफ्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो हाइड्रोलिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यही काम होता है कि पानी की जो भी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और बाई चांस अगर ये पेपर में आ जाए, वैसे ये पेपर में कभी आता ही नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस में आ सकता है, लेकिन ये आएगा नहीं। पेपर में जो आना होगा वो जियोथर्मल, ओटीईसी, यही दोनों है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइडल पावर प्लांट भी आ सकता है लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर आ गया तो ये डायग्राम याद रखना कि यहाँ से हम पानी ले रहे हैं, वाटर फ्लो कर रहा है मेरे गेट के थ्रू, फिर प्रेशर, ताकि वाटर और तेजी से आए, यहाँ पर प्रेशर टनल लगा रखा है। उसके बाद इसको इनलेट वॉल से हमने टरबाइन में भेजा, वो टरबाइन ने क्या किया, टरबाइन ने रोटेट किया मेरे शाफ्ट को जो कि टरबाइन के अंदर होती है, वहां से मुझे इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ठीक है, अब ये जो एक स्टार्टिंग में टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, जो हमें नहीं समझ में आता अगर हम जब तक अपने ये सब एनर्जी नहीं पढ़ते, तो अगर पूछता है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल तो वो तो हमने पढ़ लिया। और अगर पेपर में बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज बताइए, तो ये है मेरी सारी एनर्जी सोर्सेज, जिसमें आता है सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल। अब हमें जियोथर्मल तो समझ में आया, वेव एनर्जी भी समझ में आया, विंड भी समझ में आया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी समझ में आया, सोलर एनर्जी इसकी जगह यहाँ पर ओटीईसी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरी यूनिट 4 भी खत्म होती है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।